सभी लड़के डीजे के आगे डांस किए जा रहे थे। वहाँ बालकनी में खड़ी सभी लड़कियाँ आंखें फाड़ फाड़ के उनकी तरफ देखे जा रही थीं। यहाँ नाचने वाले भी सभी लड़कियों की नज़र पर खूबसूरत लड़कियों की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। मिश्री और किरण भी मुस्कुराकर तरुण पारस की तरफ देखती हैं, जो उन्हें ही देखकर आगे ही नाच रहे थे। दीपा और अनन्या की नज़र भी अपने अपने वालों पर पड़ती है। सभी डीजे के आगे नाच रहे थे। पीछे पीछे दो घोड़ियाँ आती हैं जिन पर दूल्हे बैठे हुए थे। दूल्हे घोड़ियों से उतरते हैं और दरवाजे की तरफ जाते हैं, जहाँ सरोजा हाथों में पूजा की थाली लिए उनका इंतजार कर रही थीं। दोनों वहाँ खड़े हो जाते हैं और सरोजा दोनों की आरती उतारती हैं। रिबन कटाई और ऐसी छोटी मोटी रस्में जो सालियाँ अपने जीजा के साथ करती हैं, द्वार पर हो जाती हैं। उसके बाद दोनों को अंदर मंडप तक ले जाया जाता है। दोनों मंडप पर बैठ जाते हैं और बैठकर इधर उधर नज़र घुमा रहे थे अपनी दुल्हनों को देखने के लिए। थोड़ी ही देर में पंडित दुल्हनों को बुलाने का आदेश देता है। अंदर से दुल्हन कि सभी सहेलियां दुल्हनों को सीढ़ियों से लेते हुए नीचे आती हैं। अथर्व और रोहन की नज़रें अपनी अपनी दुल्हनों पर जम जाती है। दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं उनके साथ में चल रही उनकी सहेलियां भी कुछ कम नहीं लग रही थी। दूल्हे के दोस्तों की नज़र भी अपनी अपनी वाली पर ही जम जाती है। दुल्हन को दूल्हा के पास बैठाया जाता है और पंडित आगे की विधि शुरू कर देते हैं। रोहन और अथर्व दोनों अलग अलग मंडप पर बैठे थे। दो मंडप साथ में ही लगाए हुए थे। दोनों जोड़े अपना अपना दिल थाम कर बैठे थे और पंडित आगे की विधि शुरू कर मंत्र पढ़ रहा था। रोहन और अथर्व दोनों अलग अलग मंडप पर बैठे थे। दोनों मंडप साथ पर ही लगाए हुए थे। दोनों जोड़े अपना दिल थाम कर बैठे थे और पंडित आगे की विधियां मंत्र पढ़ रहा था। सरोजा आंटी दोनों लड़कियों का कन्यादान करती हैं। दोनों के ही माता पिता नहीं थे, इसलिए यह जिम्मेदारी सरोजा आंटी निभाती हैं। दोनों जोड़े फेरों के लिए खड़े होते हैं। उनका गठबंधन किया जाता है और दोनों जोड़े फेरे लेना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके सातों फेरे लिए जाते हैं और दोनों जोड़े फिर से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। दोनों दूल्हे थाली से सिंदूर अपनी चुटकी में उठाते हैं और अपनी अपनी दुल्हनों के मांग में भर देते हैं। दोनों दूल्हों की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज से धड़क रही थी। दोनों शर्मा के सर झुकाए बैठी हुई थी। फिर दूल्हे मंगलसूत्र थाली से उठाकर अपनी अपनी दुल्हनों को पहना देते हैं। सब लोग उन पर फूल बरसाने लगते हैं और अब पंडित बोलता है, शादी संपन्न हुई, अब अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दोनों जोड़े अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अपने अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना शुरू कर देते हैं। सभी बड़े उन्हें दिल खोल कर आशीर्वाद देते हैं। कुछ देर बाद, कुछ रस्मों के बाद, जूता चुराई और नेक वगैरह देने के बाद अब वक्त हो चला था विदाई का। तो सब लोग द्वार पर खड़े विदाई की रस्मों को पूरा कर रहे थे। फाइनली वो वक्त आ गया था जब अपने पति के साथ उसके घर जाना है। अपने मायके को टाटा बाय बाय करके दोनों दुल्हनें अपने अपने दूल्हों के साथ अपनी गाड़ियों में बैठ जाती हैं। तरुण और पारस भी अपनी गाड़ी लेकर निकलने लगते हैं कि मिष्टी और किरण उनके पास आ जाती हैं। क्या आप हमें भी साथ ले जा सकते हैं? किरण की आवाज़ सुनकर दोनों लड़के हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बोलकर पारस गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है और दोनों लड़कियां एक मुस्कुराहट के साथ गाड़ी में बैठ जाती हैं। मिश्री आगे बैठ जाती है और तरुण ड्राइविंग करता है। किरण और पारस पीछे बैठते हैं। एक साथ उनकी गाड़ी भी दूल्हे की गाड़ियों को फॉलो करती है। गाड़ी में बैठी दोनों लड़कियां उनसे बात तो करना चाह रही थीं। किरण पारस की तरफ देखकर बोलती है,
डेट के बारे में क्या सोचा है तुमने? उसकी बात सुनकर दोनों लड़कों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन तुम तो नहीं जाना चाहती थी ना? पारस हैरानी से पूछता है। किरण मुस्कुराकर उसके पास सरक कर उसकी बाजू पकड़कर बोलती है, मैंने मना तो कभी नहीं किया था ना। उसकी बात सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर पारस के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। किरण उसके करीब होकर उसके कंधे पर अपना सर रखकर आंखें बंद कर लेती है। पारस भी उसके सर पर अपना सर रख के आंखें बंद कर लेता है। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें ऐसे देख आगे बैठी मिश्री और तरुण के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तरुण गाड़ी चला रहा था और मिश्री उसके बगल वाली सीट पर बैठी उसे ही निहार रही थी। वो भी धीरे से तरुण का हाथ पकड़ लेती है। तरुण हैरानी से उसकी तरफ देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी मुस्कान देखकर वो समझ जाता है और वो भी मुस्कुरा देता है। अब मिश्री का हाथ कस के पकड़ लेता है। फाइनली आज दो जोड़े और बन गए। जल्द ही सभी की गाड़ियां अवस्थी मेंशन पर पहुंच जाती हैं, जहां आगे पुष्पा जी उनके स्वागत की तैयारियां पहले से ही करवा चुकी थीं। अब वह द्वार पर खड़ी होकर अपने दो नई बहुओं का स्वागत करती हैं। गृह प्रवेश की रस्म करवाई जाती है और उसके बाद बची कुची बाकी सब रस्में दोनों जोड़ों को बैठाकर अंगूठी ढूंढने की रस्में की जाती हैं। एक तरफ अथर्व और रूबी तो दूसरी तरफ रोहन और राधा बैठे होते हैं। रस्म शुरू करने से पहले मैं तुम दोनों को रस्म के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये रस्म कुछ ऐसी है कि अगर इस दूध में पड़ी हुई अंगूठी को जिसने भी पहले ढूंढा वो पूरी जिंदगी दूसरे पर राज करेगा और हमेशा उसकी ही मनमानी चलेगी। पुष्पा दोनों जोड़ों को रस्म समझाती हैं। दोनों जोड़े रस्म शुरू करते हैं। रूबी और राधा दूध की थाली में हाथ डाल देती हैं। अथर्व और रोहन भी अपना हाथ डालते हैं। सब अंगूठी ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ अथर्व और रूबी अंगूठी ढूंढ रहे थे, वहाँ रोहन और राधा ढूंढ रहे थे। सब लोग दिल थाम कर बैठे कि किस जोड़े के किस सदस्य को अंगूठी मिलने वाली है। राधा रूबी के हाथ रोहन और अथर्व के रोहन हाथों से टकराते हैं। सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और हमारे दूल्हे तो पहले से गुलाम हो चुके थे, तो यह अंगूठी की रस्म की ज़रूरत ही क्या थी। अपनी अपनी ज़िंदगी की डोर अपनी अपनी बीवियों के हाथों में देना उनके लिए तो खुशकिस्मती थी, इसलिए वह अंगूठी को पाकर भी अपनी बीवियों के हाथ में सरका देते हैं। दोनों दुल्हनें दूध की थाली से अंगूठी बाहर निकालती हैं, जिसे देखकर सब खुशी से उछल पड़ते हैं कि अब तो इन दोनों दूल्हों पर उनकी दुल्हनों का ही राज चलने वाला है। फाइनली रस्में खत्म होती हैं और दुल्हनों को उनके उनके कमरों में पहुंचाया जाता है। आज दो कमरे बहुत ही खूबसूरत सजाए गए थे। इन दो कमरों में दो जोड़ों का महामिलन जो होने वाला था। दोनों दुल्हन अपना अपना घूंघट निकालकर अपनी अपनी सेज पर बैठकर अपने अपने दूल्हों का इंतजार कर रही थीं। वहाँ बाहर दो दूल्हे अपनी अपनी दुल्हनों को अपनी अपनी बाहों में भरने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन बाहर के लोगों को मस्ती कुछ ज़्यादा ही सूझ रही थी। कोई भी उन्हें अंदर आने दे नहीं रहा था। वहाँ पर सभी सालियाँ अपने दोनों जीजों को घेर कर खड़ी हुई थीं। ऐसे कैसे जीजू, बिना नेंग दिए आप आगे नहीं जा सकते, पहले आपको हमें नेंग देना पड़ेगा। अनन्या दरवाजे पर खड़ी हुई बोलती है। यहाँ अनन्या अथर्व को रोके हुए थी तो वहाँ पर दीपा रोहन को, ऐसा नहीं चलेगा जीजू, नेंग तो आपको देना ही पड़ेगा, वरना आज रात आप कहीं बाहर ही सोएंगे, दीपा छेड़ते हुए बोलती है। अथर्व और रोहन अब और इंतजार नहीं कर पा रहे थे, तो बिना कुछ सोचे समझे अपनी जेब से नोटों की गड्डियाँ निकालते हैं और अपनी अपनी सालियों के हाथ में थमा देते हैं। नोटों की गड्डी पाकर फाइनली सालियों को संतुष्टि मिलती है
और वह अपने जीजों को एक मुस्कुराहट के साथ सुहाग रात वाले कमरे में जाने का रास्ता दे देती हैं। यहाँ अथर्व अपने कमरे में जाता है जहाँ पर रूबी उसका इंतजार कर रही थी। वहाँ पर रोहन अपने कमरे में जाता है जहाँ राधा सुहाग रात की सेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रोहन और अथर्व अपने अपने कमरों में आते हैं। अथर्व दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे में आता है। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, बहुत ही राहत थी, जैसे पता नहीं उसने क्या ही पा लिया हो। अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर वह बिस्तर पर रूबी की तरफ आता है, जो घूंघट किए हुए बेड का सहारा लेकर बैठी थी। पूरे कमरे में इत्र की खुशबू थी। बेड पूरा गुलाबों की पत्तियों से भरा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत कमरा सजाया गया था। हर तरफ कैंडल जल रही थी। बहुत रोमांटिक माहौल बना रखा था। अपने दिल को थामे हुए अथर्व बिस्तर पर आकर रूबी के करीब बैठ जाता है। रूबी अभी भी बेड पर सहारा लिए लंबा सा घूंघट निकाले हुए बैठी थी। अथर्व धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाता है और घूंघट को उठाता है। जैसे अथर्व रूबी का घूंघट उठाता है तो दंग रह जाता है, यह देखकर कि रूबी गहरी नींद में सो चुकी थी। बीते दिनों में शादी के चक्कर में उसे ठीक से सोने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। वह इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि वह बिस्तर पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। रूबी के सोते हुए चेहरे को देखकर अधर के चेहरे की हैरानी मुस्कुराहट में बदल जाती है। उसके से सोते हुए चेहरे को देखकर अधर हल्का सा हंस देता है। फिर रूबी को ठीक से बिस्तर पर लेटाता है और उसके सर के नीचे तकिया रख देता है। वह रूबी की सारी ज्वेलरीज को निकालकर बिस्तर के साइड वाले टेबल पर रख देता है ताकि वह आराम से सो सके। कमरे की खिड़की खुली थी, पर्दे हल्के हल्के उड़ रहे थे। थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान से आ रही चांद की खूबसूरत सी चांदनी खिड़की से होते हुए रूबी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे रूबी का चेहरा और भी ज़्यादा चमक उठता है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। अथर्व की नज़रें रूबी के चेहरे पर टिक जाती हैं। वहीं बिस्तर में उसकी साइड पर बैठा हुआ एक टक उसके चेहरे को निहारता रहता है। उसके दिल से एक ही आवाज़ आती है, तुम्हारी धड़कन ही जिंदगी का किस्सा है, मेरा तुम जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेरी मोहब्बत तुझसे सिर्फ लफ्ज़ों की ही नहीं, तुम्हारी रूह से रूह तक का रिश्ता है मेरा। चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट लेकर अधर रूबी के थोड़ा नज़दीक आता है और उसके माथे पर किस कर देता है। अधर खड़ा होकर खिड़की की तरफ आता है और कुछ देर वहीं खड़ा होकर किन्हीं गहरे ख्यालों में डूब जाता है। उनकी नज़रें अब अभी रूबी के खूबसूरत चेहरे को निहार रही थी। फिर वह पलटकर चांद की तरफ देखने लग जाता है। वहीं दूसरे कमरे में रोहन भी एंट्री मारता है। राधा अपना लंबा सा घूंघट लिए बिस्तर पर बैठे उसका इंतजार कर रही थी। राधा की धड़कनें आसमान को छू रही थीं, जैसे अभी किसी भी वक्त रुक जाएगी। रोहन की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी। वह बहुत एक्साइटेड भी था और थोड़ा नर्वस भी। रोहन के हाथ में एक बैग था। उस बैग में रोहन राधा की मुंह दिखाई का गिफ्ट लेकर आया था। रोहन धीरे धीरे चलकर जाता है, बैग को बिस्तर पर रखकर खुद राधा के साइड में बैठ जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। रोहन धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और घूंघट उठाता है। राधा का खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। रोहन एकटक राधा के चेहरे को देखता रहता है। सचमुच बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्म होंगे मेरे, जो मुझे राधा अपने जीवन साथी के रूप में मिली। रोहन यही सोचकर मुस्कुराता है। कुछ वक्त बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने पड़ा बैग उठाकर राधा की तरफ बढ़ाता है। यह तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। राधा थोड़ा हैरान होकर तोहफे की तरफ देखती है,
ही तोहफे को लेकर उसे खोलकर देखती है। उसमें से एक बॉक्स था। वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें बहुत ही खूबसूरत हीरो का हार होता है। राधा रोहन की तरफ एक मुस्कुराहट के साथ देखकर बोलती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रोहन राधा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोलता है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। अब तुम इसे पहनोगी तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। रोहन की बात सुनकर राधा शर्मा कर अपनी नज़रें झुका लेती है। राधा का यूं शर्माना रोहन के अंदर के एक्साइटमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। अब उसे महसूस हो रहा था कि वह अपना कंट्रोल खो रहा है। वह धीरे से राधा के करीब आता है और अपने हाथों से उसका चेहरा ऊपर करके दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। एक पल के लिए जैसे वक्त ही थम जाता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। रोहन धीरे धीरे नज़दीक आता है। दोनों की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं। इसी रात का रोहन और राधा दोनों ने ना जाने कितने वक्त से इंतज़ार किया था। आज दोनों हमेशा के लिए एक होने वाले थे। यह सोच सोच कर ही दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस भी हो रहे थे। रोहन राधा के इतना ज़्यादा करीब आ जाता है कि दोनों को एक दूसरे की सांसें और गर्माहट महसूस होने लगती है। राधा अपनी आंखों को बंद कर लेती है। दोनों के होंठ बस सुई की नोक जितना ही दूर थे। वो किस करने ही वाले थे कि तभी दरवाजे पर एक नॉक होता है। दरवाजे पर अचानक नॉक की आवाज़ सुनकर दोनों थोड़ा हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि आखिर इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करने कौन आया होगा। रोहन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उसकी इतनी खूबसूरत मोमेंट को ख़राब करे। वो इरिटेट हो जाता है और उसका दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलता है उसके सामने उसकी मॉम खड़ी हुई थी। मॉम, आपको आज रात भी चैन नहीं है क्या? क्या बात है? रोहन इरिटेट होकर पूछता है। रोहन की बात सुनकर पुष्पा अपनी भौहें उठाकर बोलती हैं, अच्छा, क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था मैंने तुझे कि तू अपनी माँ से इस तरह बात करे? क्या मैं तुझे इरिटेट करती हूँ? शर्म नहीं आती अपनी मॉम को ऐसा बोलते हुए? पुष्पा रोहन पर चढ़ जाते हैं। रोहन हाथ जोड़कर बोलता है, अच्छा मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दो, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। अब बताइए आप यहाँ क्यों आई? पुष्पा ज़बरदस्ती कमरे में घुसकर बोलती हैं, मैं तो यहाँ बहू से बात करने आई थी। वो क्या है ना कि इसे कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ रस्मों रिवाजों के बारे में। जिसे रोहन हैरान होकर उनकी तरफ देखता है। माँ, आपको रस्मों रिवाज समझाने का टाइम लगता है? आप जाइए यार यहाँ से। आपको जो समझाना है कल सुबह समझा दीजिएगा। ये बोलकर रोहन अपनी माँ का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ ले जाता है और बाहर खड़ा करके दरवाज़ा बंद कर देता है। अब फाइनली रोहन चैन की सांस लेता है और राधा की तरफ पलटता है, जो बिस्तर पर बैठे उसे ही देख रही थी। वह फिर से राधा के पास आकर बैठ जाता है और फिर से उसके करीब आने लगता है। दोनों के बीच में फिर से वो खिंचाव शुरू हो जाता है। दोनों के होंठ मिलने ही वाले थे कि तभी फिर से दरवाजे पर एक नॉक होता है। दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हे भगवान, यह मॉम चाहती क्या है? मुझसे चैन से सुहाग रात भी नहीं मनाने देंगे क्या? यह बोलकर रोहन फिर से खड़ा होकर दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाज़ा खोलता है तो इस बार दरवाजे पर उसका पापा खड़ा हुआ था, हाथ में एक थैला लिए हुए। डैड, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोहन थोड़ा इरिटेटिंग टोन में उनसे बोलता है। हरी जी अपने हाथ का थैला दिखाते हुए बोलता है, वो मैं बहू को मुंह दिखाई का गिफ्ट देना भूल गया था ना, इसलिए वही देने आया हूँ। हरी जी अंदर आते हैं और वो गिफ्ट लेकर राधा के पास जाते हैं और राधा को थमा कर बोलते हैं, बेटा, यह तुम्हारे लिए
मेरा और तुम्हारी सासू माँ की तरफ से, और उसके सर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हैं। राधा मुस्कुराकर उनका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। थैंक यू पापा, राधा मुस्कुराकर बोलती है। हो गया आपका गिफ्ट देना, अब चलिए यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। यह बोलकर रोहन हरी जी का हाथ पकड़ता है और दरवाजे की तरफ ले जाता है। उसे दरवाजे के बाहर खड़ा करके दरवाज़ा फिर से बंद कर देता है। इस बार अगर कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रोहन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। राधा को उसका ऐसे इरिटेट होना बहुत फनी लगता है। राधा हंस देती है, जिसे देखकर रोहन अपनी भौहें उठा लेता है। अच्छा जी, बहुत हंसी आ रही है, आपको मेरी लाचारी पर अभी बताता हूँ, रुको। यह बोलकर रोहन राधा के पास आता है। राधा थोड़ा हैरान होकर पीछे होती है। यह क्या कर रहे हो रोहन? रोहन राधा को बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। प्यार, वो भी अपनी पर्सनल बीवी से, कोई प्रॉब्लम? राधा शर्मा के नामे अपना सिर हिला देती है। रोहन राधा के माथे पर किस करता है, फिर उसकी आंखों पर। राधा की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं। वह कसकर अपनी आंखें बंद करके लेती है। रोहन राधा के नाक उसके गालों से होता हुआ उसके होठों तक पहुंचता है, और जैसे ही उसके होठों पर किस करने वाला होता है, दरवाजे पर फिर से नॉक होता है। रोहन कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है और गुस्से में अपने दांत कसते हुए बोलता है, आज तो कोई मर ही जाएगा मेरे हाथों से। यह बोलकर रोहन फिर से राधा के ऊपर से खड़ा होकर दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। वह दरवाज़ा खोलता है। इस बार दरवाजे पर मिश्री और किरण दोनों खड़े हुए थे। रोहन उनके तरफ देखकर थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है, अब तुम लोगों को क्या गिफ्ट देना है या कोई रस्म समझानी है राधा को? दोनों मुस्कुराकर अंदर आते हैं और बोलती हैं, जी नहीं जीजू, हमें ना कोई गिफ्ट देना है ना कोई रस्म समझानी है। हम तो आप लोगों को यह दूध का गिलास देने आए थे। मिष्टी अपने हाथ में केसर के दूध का गिलास आगे करके बोलती है। रोहन मिष्टी के हाथ से दूध का गिलास लेता है और एक घूंट में गटक जाता है, और फिर वापस गिलास उनके हाथ में देकर बोलता है, अब हो गया ना, जाओ निकलो यहाँ से। यह बोलकर दोनों को कमरे से बाहर निकालकर दरवाज़ा फिर से बंद कर लेता है। राधा को उसकी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। रोहन इरिटेट होकर बेड पर बैठ जाता है। उसका अचानक उदास होना राधा को अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा आगे आती है और पीछे से रोहन को अपनी बाहों में भर लेती है। राधा के कोमल से शरीर का टच रोहन को बहुत बेचैन कर देता है, और वो बेचारा सा मुंह बनाकर राधा की तरफ पलटता है। राधा रोहन को अपने करीब खींच लेती है और उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। राधा की सरकत से रोहन अब अपना कंट्रोल खो देता है। धीरे धीरे किस बहुत डीप हो जाती है। रोहन राधा को धीरे धीरे लिटा देता है। दोनों के होंठ अब भी मिले हुए थे और उसके ऊपर चढ़ जाता है। राधा रोहन के सर को और भी ज़्यादा करीब खींचकर किस को डीप करने की डिमांड करती है, जिसे रोहन खुशी से पूरा करता है। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोए हुए थे कि फिर से दरवाजे पर नॉक होता है। दोनों बीच में ही रुक जाते हैं। रोहन बहुत बहुत इरिटेट हो चुका था। वह गुस्से में खड़ा होकर दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाज़ा खोलता है। बाहर 1200 तरुण खड़े हुए थे, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर। रोहन के चेहरे पर गुस्सा देखकर दोनों की मुस्कुराहट रफू चक्कर हो जाती है। व्हाट द फ्रैंक आर यू डूइंग हेयर? रोहन बहुत ही कोड आवाज़ में बोलता है। दोनों मुस्कुराकर बोलते हैं, अरे भाई, हम तो तेरे भले के लिए आए थे। रोहन भौहें उठाकर बोलता है, अच्छा, वो कैसे? तभी दोनों रोहन का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर खींच लेते हैं। तनु रोहन के हाथ में कंडोम का पैकेट थमाकर बोलता है, यह तो तुम भूल ही गया था।
तो हमने सोचा हम तुझे दे देते हैं। हाँ, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना। रोहन घूर के दोनों की तरफ देखता है और दोनों की गर्दन अपनी कोहनियों में दबोच के बोलता है, अबे सालों, इसकी ज़रूरत तो तब पड़ेगी ना जब तुम लोग मुझे कुछ करने दोगे। कब से देख रहा हूँ कोई ना कोई आ ही रहा है। अगर इसी तरह आते रहे तो कुछ ही नहीं हो पाएगा। अब अगर कोई आया तो जान ले लूँगा, निकलो यहाँ से। यह बोलकर रोहन फिर से कमरे में घुस जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। राधा जो वहीं पर बैठी थी हैरानी से रोहन को देख रही थी। रोहन राधा के बगल में आता है और मुंह फेर कर सो जाता है। राधा रोहन की इस हरकत से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। रोहन के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, क्या हुआ रोहन, इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो। रोहन बिना राधा की तरफ पलटे आंखें बंद करके बोलता है, कुछ नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। यह बोलकर रोहन कंबल से अपना मुंह ढक लेता है। साला जब देखो कोई न कोई बीच में आ जाता है, मुझे करना ही नहीं है कुछ, सो रहा हूँ मैं। रोहन अपने मन में ही यह बड़बड़ाता है। राधा वहीं पर बैठी हैरानी से रोहन की तरफ देखती है। वह उसके गुस्से को बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वह एक मुस्कुराहट के साथ रोहन के करीब आती है, लेकिन रोहन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वह जबरदस्ती रोहन को सीधा लेटा देती है। फिर उसके चेहरे पर वो अपने हाथों में लेकर बोलती है, बहुत गुस्सा हो। रोहन बहुत मासूमियत के साथ मुंह बनाकर हाँ में अपना सिर हिला देता है। राधा एक मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तुम्हारे गुस्से का इलाज है मेरे पास। यह बोलकर राधा रोहन के पूरे चेहरे पर किस करने लग जाती है और उसके बदन को प्यार से सहलाने लगती है। रोहन की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वह भी अपने हाथों को उसके चारों तरफ लपेटकर उसे अपने आगोश में भर लेता है। किस करते करते राधा नीचे सरकने लगती है। दोनों बुरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। रोहन राधा को पकड़ता है और उसे बिस्तर पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ पड़ता है और उसे इस तरह किस करने लग जाता है जैसे ना जाने कितने ही बरसों का प्यासा था। वो राधा को पागलों की तरह किस करने लग जाता है। राधा भी रोहन के इस पागलपन में मदहोश हो जाती है। दोनों इसी तरह एक दूसरे पर गुम हो जाते हैं कि तभी फिर से दरवाजे पर नॉक होता है। दोनों जहाँ थे वहीं ठहर जाते हैं। रोहन एक गहरी सांस लेकर बोलता है, आई थिंक हमें सो ही जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमें कुछ भी नहीं करने देंगे। यह बोलकर रोहन नाराज होकर राधा से उतरकर बगल में लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस बार तो वाकई में हद हो चुकी थी। अब रोहन भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था, तो फाइनली वह आंखें बंद करके सोने का डिसाइड करता है। राधा बेचारी हेल्पलेस होकर रोहन की तरफ देख रही थी। वह खड़ी होती है और दरवाज़ा खोलने जाती है। दरवाजे पर फिर से पुष्पा जी खड़ी हुई थी, चेहरे पर एक स्माइल लिए हुए। अरे बेटा राधा, वह क्या है ना कि मैं। पुष्पा कुछ बोलने ही वाली थी कि राधा एक गहरी सांस लेकर बोलती है, माँ मैं जानती हूँ कि आप यह सब जानबूझकर कर रहे हो, रोहन को परेशान करने के लिए। राधा पुष्पा के थोड़ा करीब आकर उसका हाथ अपने हाथों पर लेकर बोलती है, माँ अब बस कीजिए ना, रोहन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, अब उसे और ज़्यादा परेशान मत कीजिए ना प्लीज़। पुष्पा हंसते हुए राधा के सर पर हाथ फेर कर बोलती हैं, ठीक है बेटा, मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना कैसे कर सकती हूँ। तुम अंदर जाओ और उस बेवकूफ़ को मनाओ, अब से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, गुड नाइट। यह बोलकर पुष्पा जी वहाँ से चली जाती हैं। राधा भी एक मुस्कान के साथ अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेती है। वहाँ पुष्पा एक कमरे में पहुँचती हैं जहाँ पर सभी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। पारस आके बोलता है, अब किसकी बारी है, कौन जाएगा दोनों को परेशान करने के लिए।
दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी की शादी में ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती है तो अपना कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।